नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवर का विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं देश विदेश के गंभीर मुद्दों पर। आज नेशनल वॉइस में चर्चा का विषय है यूपी में उपचुनाव। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान है। इसमें हम 2 विधानसभा सीटों पर चर्चा करेंगे। पहली विधानसभा करहल है और दूसरी कटेहरी विधानसभा सीट। आज यूपी की इन्हीं दोनों सीटों पर करेंगे विद्वानों से चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि इन सीटों के क्या है समीकरण। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। यूपी की करहल विधानसभा सीट सपा की गढ़ मानी जाती है। इस सीट पर वर्ष 2022 में खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव चुनाव लड़े थे। उनके सामने बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को प्रत्याशी बनाया था। चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी थी, परंतु जीत की दहलीज तक नहीं पहुंच पाई। अखिलेश यादव ने 67,000 से ज्यादा वोटों से अंतर से बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद उन्हें यह सीट त्यागना पड़ा। वहीं बात करें अंबेडकर नगर जिले की कटेहरी विधानसभा सीट की, तो इस सीट पर वर्ष 1991 को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी यहां से जीत दर्ज नहीं कर सकी है। 2022 में सपा के लालजी वर्मा विधायक यहां से चुने गए। सपा के लालजी वर्मा ने बीजेपी के अवधेश त्रिवेदी को हराया था। लोकसभा चुनाव में लालजी वर्मा अंबेडकर नगर से सांसद चुन लिए गए, जिसके बाद यह सीट खाली हुई। अर्थात ये दोनों सीटें सपा अपने पास रखने के लिए जोर लगा रही है। वहीं बीजेपी इन दोनों सीटों पर कब्जा जमाने की जुगत में है। आज इन्हीं दोनों सीटों के सियासी गणित को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं उपचुनाव का संग्राम। करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव का दंगल शुरू हो चुका है। सपा का सबसे मजबूत अखाड़ा मानी जाने वाली इस सीट पर पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के भतीजे पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को उतारा गया है। दूसरी तरफ बीजेपी से उनके फूफा यानी कि चाचा धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई अनुजेश यादव मैदान में है। ऐसे में राजनीति की कुश्ती रोमांचक हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये करहल की जो तस्वीरें हैं, ये प्रत्याशी हैं, इनके बीच चुनावी टक्कर है। अनुजेश प्रताप सिंह बीजेपी से हैं, तेज प्रताप यादव सपा से हैं और बसपा से जो हैं अवनीश कुमार साक्य यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर यह देखा जा सकता है कि जो ये करहल विधानसभा सीट है, ये करहल विधानसभा सीट पर जो बीजेपी के में जीत दर्ज की थी और 2022 में जीत दर्ज करने के बाद उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और वहां लोकसभा के चुनाव जीतने के बाद यह सीट खाली हो गई। तो करहल में अब जो है चुनावी लड़ाई आ गई है। पुनः एक बार बीजेपी इस सीट को जीतने का भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन कितनी कामयाब होती है ये देखने वाली बात है। दूसरी जो सीट है जो आज जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है करहल विधानसभा की, माफ कीजिएगा कटेहरी विधानसभा की। अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में तीनों प्रमुख दलों ने ओबीसी प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है। इनमें बीजेपी ने बसपा सरकार में पूर्व मंत्री धर्मराज निषाद को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि सपा ने शोभावती वर्मा और बसपा ने अमित वर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। इस सीट पर कुर्मी और निषाद जाति के वोटर लगभग बराबर की संख्या में हैं। दोनों ओबीसी जातियों में गठजोड़ न हो, शायद इसीलिए बीजेपी ने यह फैसला लिया है।
बीजेपी ने पिछले चुनाव से सबक लेते हुए जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की, जिसकी वजह से इस सीट पर उपचुनाव में मुकाबला काफी दिलचस्प दिख रहा है। तो ये दोनों सीटों के बारे में हमने आपको बता दिया। कौन कौन यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। धर्मराज निषाद कभी बसपा में मंत्री हुआ करते थे, आज बीजेपी में हैं और यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। आज इन्हीं दोनों सीटों पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें, जो विद्वान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। के विश्वदेव राव साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ संजय सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो हमारे साथ चर्चा में जो जुड़े हुए हैं विद्वान, वो वास्तव में राजनीति की मर्म को बखूबी समझते हैं और यूपी की राजनीति की बात अगर जो की जाए तो इनसे अच्छा विश्लेषण शायद ही कोई कर पाए। आज हमारे पैनल में जुड़े हैं, सौभाग्य की बात हमारे लिए भी है और दर्शकों के लिए भी कि इतने विद्वान एक साथ जुड़े हुए हैं हमारे कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे करहल विधानसभा सीट से। करहल विधानसभा सीट जो है, एक तरह से कहा जा सकता है कि उन्हें संबंधों में टकराव है। पार्टियों में टकराव तो है ही, संबंधों में टकराव है। तो सबसे पहले के विश्वदेव राव साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं, ये संबंधों का टकराव क्या कांटे की टक्कर लाएगा? देवेंद्र जी, आपने तो पहले तो बहुत आभार, आपने हम लोगों की इतनी तारीफ करी। खरा उतरने की कोशिश करेंगे हम लोग सब, हम ही सब कोशिश करेंगे। यहाँ बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, करहल में पारिवारिक विवाद भी है और राजनीतिक विवाद तो है ही। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात मैं कहना चाहूंगा कि बसपा ने जो प्रत्याशी उतारा है वो शाक्य बिरादरी से आते हैं और करीबन 40,000 वोट इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में है शाक्यों के, तो वो भी एक प्रभाव डालेगा। 2022 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो यहाँ पर जो लड़ाई हुई थी वो अखिलेश यादव बनाम एसपी सिंह बघेल, जो उस समय मंत्री भी थे भाजपा सरकार में, उनके बनामी थी। और तीसरा जो प्रत्याशी थे और चौथे जो थे वो उस लेवल के नहीं थे जिसकी वो फाइट में आ सके। लेकिन यहाँ जो इस बार बसपा ने जो प्रत्याशी दिया है वो कहीं ना कहीं वोट बैंक किसका काटता है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार 67,000 से जीते थे आपने बताया अखिलेश यादव जी, लेकिन इस बार 40,000 वो जो वोट बैंक है उसमें वो भी उनको मिला था, जो आंकड़े बता रहे थे उसमें से कितना इस बार वो तेज प्रताप यादव जो उनके भतीजे हैं वो हासिल कर पाते हैं, और यादव वोट बैंक में कितनी सेंधमारी अनुजेश यादव लगा पाएंगे, क्योंकि वो भाजपा के प्रत्याशी है। मैं एक इतिहास की बात बता दूं, सोबरन सिंह यादव भी चुनाव लड़े थे, जो सपा से छोड़ के भाजपा में आए थे, वो जीते थे इसी बात यादव बनाम यादव जब वोट की लड़ाई हुई थी। उस समय उनके सामने अनिल यादव करके कैंडिडेट थे समाजवादी पार्टी से। तो ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। हाँ, एक बयानबाजी जरूर आई है कि समाजवादी पार्टी की सीट है और मुलायम सिंह यादव जी की कर्मभूमि रही है करहल। यहाँ पर प्लस में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ही लगते हैं, लेकिन एक बीजेपी ने एक यादव प्रत्याशी और वो भी उसी समाजवादी परिवार का एक सदस्य जो था पहले, उसको उतार के कांटे की टक्कर का मुकाबला कोशिश करने की जरूर करिए। जी, कांटे की टक्कर यानी कि यादव में टक्कर। आएंगे हम संजय सिंह जी के पास। अगर जो देखा जाए तो करहल में 1,30,000 के करीब यादव वोट बैंक हैं। अनुसूचित जाति के 60,000 है, यानी कि दूसरे नंबर पर अनुसूचित जाति है। यादव की अगर जो बात करें तो यादव और यादव, परिवार और परिवार एक साथ लड़ रहा है। यादव वोट बैंक जो है वो बंटने के कितने चांस हैं करहल में? देवेंद्र जी नमस्कार, और सभी पैनलिस्ट मनीष अग्रवाल जी और राव साहब दोनों को नमस्कार। सभी बहुत हमारे विद्वान ये एक्सपर्ट हैं
देखिए, करहल का जहां तक मामला है, निश्चित रूप से यादव वोट तो यादव परिवार मतलब अखिलेश यादव मुलायम सिंह जी के परिवार से जुड़ा रहा और एम समीकरण पूरे उत्तर प्रदेश में चलता था। अब सबसे बड़ी बात, अनुजेश यादव जी को उतार कर भारतीय जनता पार्टी ने एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो बना ही दिया करहल में यादव परिवार के ऊपर। तो जो भी जितने भी वोट काट पाएंगे, ये अखिलेश यादव जी की नैतिक पराजय होगी। यादव वोट और उनके घर का निकट का संबंधी अगर जो लड़ रहे हैं, तो ये अखिलेश यादव जी की नैतिक हार तो हो ही चुकी है कि अपने परिवार को वो इंटैक्ट नहीं रख पाए। ये एक बड़ा क्वेश्चन अखिलेश यादव जी पर लग गया है। जैसे पहले उनके चाचा उनसे नाराज थे, तो इसका मतलब परिवार में कुछ ठीक चल नहीं रहा है, ये तो बिल्कुल समझ में जनता को आने लगा है। दूसरी बात, ये जो चुनाव है, ये इंडिया गठबंधन का जो एंटी इनकम्बेंसी है। आप कहेंगे अरे एंटी इनकम्बेंसी तो जो सत्ता में पार्टी होती है उसका होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी इनका है। ये जो 4-5 महीने हो गए हैं इनको, और एंटी इनकम्बेंसी इस आधार पर ये अपने को विनर मानते हैं उत्तर प्रदेश में। और दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी की टेस्टिंग इनकी इस बात पे होगी, जो इन्होंने वादे किए थे, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, और सबसे बड़ा जो इनका झूठ का एक्सपोजर हुआ है वो 8,500 खटाखट। तो ये इनके विश्वास में कहीं डेंट तो है बहुत बड़ा। ये इनको चोट तो लगी है। जनता अब समझ रही है इस बात को कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा इन लोगों ने झूठ बोलकर किया है। तो ये इनका टेस्टिंग पॉइंट होगा। और दूसरी बात, निश्चित रूप से योगी जी के नेतृत्व में चुनाव यूपी का लड़ा जा रहा है, और योगी जी ने जो एक लाइन तय की है, जो एक नैरेटिव किया है, बटोगे तो कटोगे, वो भी हिंदुओं को धीरे धीरे समझ में आने लगा है। जो परिस्थितियां इस समय देश के अंदर, प्रदेश में और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चल रही हैं, अब मतदाता काफी जागरूक हो चुका है। और उसमें आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप जैसे चैनल का और सोशल मीडिया, इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। हाँ, उस समय जनता कुछ बहकावे में आ गई थी लोकसभा में। मैं जो शब्द कह रहा हूं, कुछ बहकावे में आ गई थी। पूरा ये नहीं छीन पाए थे वोट बैंक, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से जो 8,500 का जो लालच दिया था, वो बहुत बड़ा लालच था। उसके चक्कर में जनता में निश्चित रूप से जो समाज का नीचे का तबका होता है, जो जल्दी लालच में फंस जाता है, वो इनके झांसे में आ गया था। तो दूसरा, ये विधानसभा चुनाव है, उसमें एक बात और आएगी विधानसभा चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस तो कहीं है नहीं इस लड़ाई में। और 2012 से 2017 तक और उससे पहले मुलायम सिंह जी का टोटल करीब रफली मिला के करीब 12 साल का यादव परिवार का राज रहा है उत्तर प्रदेश में। तो उसका भी गुणा भाग अवलोकन होगा इस विधानसभा में, क्योंकि लोकसभा में तो मोदी जी को सामने रख के इन लोगों ने किया था। उत्तर प्रदेश में योगी जी बनाम अखिलेश यादव रहेगा। और जनता और जो भी प्रबुद्ध समाज है, वो भी इस बात का आकलन करेगा कि सपा सरकार में क्या स्थितियां थी उत्तर प्रदेश के अंदर, किस तरह से गुंडा राज, माफिया राज चल रहा था। वो ये भी सोचेंगे कि अगर कहीं ये सीटें जीत गए तो इनका मनोबल और बढ़ जाएगा, और इनकी अगर सरकार कभी बन भी जाती है उत्तर प्रदेश में, तो फिर उत्तर प्रदेश में जो अराजकता का माहौल, माफिया राज, और विशेषकर दलितों के ऊपर जो योगी जी ने कल बोला है, बिटिया को लेके उन्होंने बोला है, निश्चित रूप से ये बड़े इम्पैक्ट वाले स्टेटमेंट है योगी जी के। वो निश्चित रूप से असर डालेंगे। इनके लिए कठिन रहेगा, क्योंकि ये सपा बनाम भाजपा चुनाव है। देखिए, कठिन लड़ाई है सपा के लिए। जी, सपा के लिए कठिन है, सपा बनाम भाजपा का ये चुनाव है। संजय सिंह जी का कहना है, मनीष अग्रवाल जी, कटोगे तो बटोगे, ये एक तरह से टैगलाइन चल रही है, पोस्टर लगाए जा रहे हैं और एकजुट होने की बात की जा रही है। लेकिन अगर जो करहल की बात करें, तो यहाँ पर अगर यादव वोट बटेंगे नहीं तो बीजेपी को लाभ होने वाला नहीं है। और शायद इसी दृष्टिकोण से जातीय समीकरण को ध्यान में रख करके जो उतारा गया है मैदान में बीजेपी की तरफ से, जो प्रत्याशी अनुजेश यादव को, वास्तव में यही ध्यान में रख करके उतारा गया है कि कम से कम यादव वोट बैंक जो 1,30,000 है यहां पर, उसमें कुछ बंटवारा हो। तो क्या लगता है कि कटोगे या बटोगे का असर, कटोगे तो बटोगे के असर होगा,
या फिर यहां पर बटेंगी जातियां ये? नमस्कार देवेंद्र जी। जी नमस्कार। संजय जी नमस्कार। और आज बहुत दिनों बाद नमस्कार। सुंदर राव जी के दर्शन हो रहे हैं। जी, बराबर होते रहेंगे अब। जी बाकी देखिए, मैं आपको इसको थोड़ा सा दूसरा परिप्रेक्ष्य समझाने की कोशिश करता हूँ। जी। बीजेपी करहल में क्या था, मोती यादव का वोट है, जिसके कारण एक बार डिम्पल यादव की है मुलायम सिंह की बेल्ट में, उस वोट को बीजेपी एकत्रित करना चाहती है। उस वोट में मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका भी काफी योगदान है, तभी बीजेपी ने उन्हीं के घर से एक यादव कैंडिडेट लिया है। और कल मेरी बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा था, रात में पर्सनल डिस्कशन था, उसमें लोग कह रहे थे कि अब ये सीट जो है फाइट में आ गई है, क्योंकि घोसी यादव जो है वो ये मन बना रहा है कि वो किस तरह वोट दे। ऐसा माना जाता है कि वो अपना मन अखिलेश के विपक्ष में बना रहा है वोट देने का। तो अगर ऐसा हो जाता है तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। दूसरी चीज, अभी हम 2024 से कंपेयर करते हैं तो 24 के चुनाव में जिन लोगों ने अखिलेश यादव को वोट दिया था, उसमें ज्यादातर ऐसे वोटर थे, खासकर मुसलमान वोटर, जो कांग्रेस भाजपा का विपक्ष रहे थे, जिनके मन के अंदर कहीं ये उम्मीद थी कि कांग्रेस केंद्र का और भाजपा को हटा पाए। अब जबकि ये विधानसभा का चुनाव है और लोगों को ये पता चल गया है कि 19 तक कोई परिवर्तन केंद्र में नहीं होगा, तो विधानसभा के वोट जो है वो अलग मुद्दों पे है, ताकि लोकसभा के मुद्दों पे। और जैसा लोकसभा में संविधान वाला मुद्दा विपक्ष के पक्ष में चला था कि आरक्षण हटा देंगे, मुझे लगता है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का है, कटोगे तो बटोगे, वो इस में चल रहा है। आप देखिए, यूपी के चुनाव से पहले वो हरियाणा में चला, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसके बाद आरएसएस मोहन भागवत जी ने, दोनों सीधे उस बयान को अपने ढंग से एंडोर्स करा। पर एक बड़ा का शीर्ष नेतृत्व और संनेतृत्व का कुछ इम्पैक्ट है, पार्टी उसे जमीन तक ले जाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए ऐसा लगता है कि करहल की फाइट में है। और अगर भाजपा करहल देती है, क्योंकि जनता को 27 करहल से अगर चाहते, अभी तो वो लोकसभा गए थे कि अगर आती है तो केंद्र में कोई अच्छा पद मिल जाए, उन्हें 27 में करहल की, तो जनता को ये लगता है इस्तेमाल करा जा रहा है। जब आप चाहेंगे लोकसभा जाएंगे, जब आप विधानसभा आएंगे, तो इस बार ये फाइट में, और अगर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा इस बीच में कामयाब होती है तो यूपी की राजनीति में इससे बदलाव आएगा, खासकर परसेप्शन का बहुत बड़ा आएगा कि जैसा बदलाना की जीत के बाद वो पार्टी फुट हो गया, बैकफुट पे थी लोकसभा के चुनाव के बाद, वो और उसी ढंग से अच्छे आगे से उभर कर आई है। जी बिल्कुल, उभर के आनी भी चाहिए और देखना होगा कि आखिर क्या होता है आगे। 23 नवंबर को पता चलेगा। अब थोड़ा सा अब रुख करते हैं कटेहरी विधानसभा की तरफ। वहां भी उपचुनाव हो रहे हैं, वहां भी जो है बीजेपी ने अपने जातीय समीकरण को देखते हुए उम्मीदवार उतारा है। बीजेपी ने पूर्व मंत्री धर्मराज, बसपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे धर्मराज निषाद को अपना प्रत्याशी बनाया है। सपा से सोभावती वर्मा हैं और बसपा से अमित वर्मा। और सबसे बड़ी बात यहां पर अगर जो देखा जाए तो अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा है कटेहरी में, 95,000 यहां पर लोग हैं यहां अनुसूचित जाति के, सबसे ज्यादा है, उसके बाद ब्राह्मण आते हैं। क्या लगता है कि बीजेपी ने जो प्रत्याशी अपना उतारा है धर्मराज निषाद को, के विश्वदेव राव साहब, ये जातीय समीकरण उनका सटीक है? इस बार कुछ ज्यादा हासिल कर सकते हैं? क्या अंदाजा लगाया जा सकता है इससे? देवेंद्र जी देखिए, कुछ बातें इस बार बीजेपी ने उपचुनाव में बहुत स्पष्ट तौर पर रखी है। पहली चीज, जैसे मनीष भाई ने बोला और संजय जी ने भी बोला कि योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव है। ये मुद्दा प्रभावी है। हर चुनाव में
2014 से हम लोग देखते आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभावशाली व्यक्तित्व आ जाते हैं चुनाव के दौरान, लेकिन इस उपचुनाव में खास तौर पे 9 सीटों के हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पे और एक यूपी के विषय में उनकी ही चलेगी, इस बारे में बात हो रही है। जब आप बात करते हैं कटेहरी की, तो कटेहरी में एक चीज देखिए, जो कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ है, कैंडिडेट सिलेक्शन बीजेपी को वहां जीत की ओर अग्रसर कर दिया है। उसका कारण क्या है? लालजी वर्मा साहब की पत्नी लड़ रही है वहां से। वहां पर एक जो आम माहौल, हम लोग जब कवरेज करने गए थे तो हम लोगों ने एक चीज नोटिस करी कि वहां पर आम जनमानस के भाव एक ही भाव आ रहा था कि परिवार में ही सब कुछ होगा। चलिए यादव परिवार ठीक है, लेकिन क्या लालजी वर्मा जी सांसद भी बन जाए, उनकी पत्नी विधायक भी बन जाए, तो ये एक भाव वहां ऊपर जाता है। दूसरी बात, जब आप कास्ट लाइंस पे बात करते हैं तो देवेंद्र जी, वहां पर ओबीसी भले ही बहुत ज्यादा हो, लेकिन वहां पर जनरल कैटेगरी करीबन 30% है, और वहां पर लोकल जो भी आदमी जीतता है वो जनरल की वोट पे जीतेगा, वो ओबीसी के वोट पे नहीं जीतता है। क्योंकि अब की बार, पिछली बार भी हमने चुनाव में देखा था, या ठाकुर या ब्राह्मण अगर वहां पर कैंडिडेट होता था बीजेपी का तो वो जीत नहीं पाता था। लेकिन इस बार बीजेपी ने वहां से धर्मराज निषाद को टिकट देके वहां बहुत अच्छी अपनी फाइट साबित कर दी है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो वर्मा, जो बसपा ने, मैं फिर बार बार बसपा का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बसपा ने उपचुनाव पहली बार लड़ रही है, उसने कुछ एक सीटों पे बहुत अच्छे कैंडिडेट सिलेक्शन किए। जैसे वहां पर उन्होंने अनिल वर्मा को दिया है टिकट, वहां पर आपने भी बताया कि कुर्मी जाति के वोट का अच्छे खासे हैं। ये भी एक सेंधमारी होगी, वो किसके वोट बैंक में होगी, समाजवादी के होगी कि भाजपा की होगी, ये तो देखने आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुझे लगता है बसपा भी जीत हार का फासला तय करवाने में कारगर मदद करेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही है कि यहाँ पर बसपा भी जीत हार का फैसला कराने में मदद करेगी, क्योंकि अनुसूचित वर्ग के लोग 95,000 हैं, सबसे ज़्यादा हैं यहाँ पर। और ये जो सीट है, ये जो वर्ग है, ये वास्तव में कुछ न कुछ जरूर गुल खिलाएगा। बसपा का कोर वोटर माना जाता है, इसलिए देखना होगा कि ये क्या होता है आगे। अब हम रुख करेंगे संजय सिंह जी की तरफ अपना, और जानने की ये कोशिश करेंगे कि कटेहरी में जो जातीय समीकरण हैं, आपके हिसाब से, संजय जी, आपके हिसाब से किस करवट कौन बैठ रहा है, आपको क्या लगता है? जी संजय जी। शायद संजय जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो इस जी आप सुन पा रहे हैं? आ रही है? जी 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 आवाज आपको आ रही है? जी 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 जी। तो देखिए, वहां का जो टर्निंग पॉइंट है चुनाव का, वो है जो निषाद बच्ची के साथ जो बलात्कार, लोगों ने बलात्कार किया था और उस पे चुप्पी साध जाना इंडिया ब्लॉक का, वो कहीं बहुत बड़ा निगेटिव जा रहा है इन लोगों के उसमें, कि वहां जो हिंदू समाज है, विशेषकर जो निषाद समाज है, जो बहुत बड़ी संख्या में रहता है, उसको लग गया कि ये जो सेकुलरिज्म के नाम पर ये जो मोहब्बत की दुकान, भाईचारा, ये सब नाटक है इन लोगों का। ये मुसलमान वोट बैंक के आगे पूरा सरेंडर किए हुए हैं, उनके आगे ये हिंदुओं और विशेषकर जो दलित और पिछड़ा, अति पिछड़ा है, उसके लिए आवाज तक नहीं निकालेंगे। दूसरा एक और फैक्टर है, जिस तरह से जीतने के बाद वहां के जो सांसद प्रत्याशी हैं उनको अयोध्या का राजा बोल दिया अखिलेश यादव ने, ये जो उनको इतना अहंकार चढ़ गया कि अयोध्या के राजा तो ये है। तो देखिए, वहां जनता, हिंदू समाज जो है वो भगवान राम से बहुत जुड़ा हुआ है। भले ही इस लोकसभा चुनाव में वो भटक गए हो, कुछ मतिभ्रम हो गया हो, लालच से फंस गए हो, लेकिन वो अयोध्या की जो जनता है, क्योंकि अयोध्या केंद्र है। तो दूसरा और एक और जो मुझे जो लगता है, ये जो पीडीए बनाया है अखिलेश यादव जी ने, ये इनके गले पड़ने वाला है। क्योंकि पीडीए में जैसा कि आपने बताया कि ब्राह्मण समाज करीब 40,000 है, 40,000 वोटर है। अब भाई ये पीडीए में तो ब्राह्मण क्षत्रिय
सवर्ण तो कहीं है ही नहीं। मतलब पीडीए अखिलेश यादव जी को तो सवर्णों की कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो बिल्कुल साफ हो गया उनके पीडीए से। तो ये सब चीजें अति अहंकार, सेकुलरिज्म के नाम पर जो मोहब्बत की दुकान इन लोगों ने खोली है। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूं आपके बड़े चैनल के माध्यम से, अगर भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा उठा ले कि जैसे जो अलीगढ़ का कल सुप्रीम कोर्ट का जो आया है कि उसका अल्पसंख्यक दर्जा, अब उसमें एक सवाल उठता है और ये बड़ा नैरेटिव बन सकता है, उस पर इन लोगों ने चुप्पी साध रखी है। अब अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर तो अगर उसका स्टेटस बन जाता है तो फिर अभी देवेंद्र जी और हमारे पैनलिस्ट को याद होगा, याद दिलवा दे मुझे, वो पर्टिकुलर नाम मैं भूल रहा हूं, जिसपे राहुल गांधी बड़ा शोर मचा रहे थे, विपक्ष बड़ा शोर मचा रहा था कि वो जो बाहर से कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स को लाके एडमिनिस्ट्रेशन में बैठाया गया था तो उसमें जातियां गिन ली थी इन्होंने। तो अब सवाल ये उठता है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो दलित समाज है, पिछड़ा है, उसका वो तो कहीं है ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इनका फेक नैरेटिव है सेकुलरिज्म का, कि जातिवाद प्लस जातिवाद और मुस्लिमवाद का जो कॉकटेल है जिसको सेकुलरिज्म कहते हैं, वो संकट में पड़ेगा, उसके कारण से दिक्कत आएगी इनको। जी, अब रुक करेंगे मनीष अग्रवाल जी की तरफ। मनीष अग्रवाल जी, कटेहरी विधानसभा में जैसे कि जो ये नैरेटिव है, जैसा कि अभी संजय सिंह जी ने बताया कि फेक नैरेटिव एक तरह से कहा जा सकता है पीडीए का, और पीडीए को लेकर के सपा चल रही है, और इसमें जो सामान्य वर्ग है उसमें है ही नहीं। क्या ये कुछ मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण समाज जो है दूसरे नंबर पर 50,000 हैं, क्षत्रिय 30,000 हैं, तो क्या ये मुद्दा बन रहा है? दिवेंद्र जी, संजय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पीडीए जो है सिर्फ एक नाम के लिए यूज करा जा रहा है। आप देखिए जो 9 कैंडिडेट उपचुनाव के दिए गए हैं उसमें से 10% कैंडिडेट जो है वो मुस्लिम है। फिर पीडीए कहाँ रह गया? जब आप सभा का टिकट देते हो तो पीडीए नहीं है, लेकिन जब आप विधानसभा का अध्यक्ष चुनते हो, अपना नेता प्रतिपक्ष चुनते हो, आपको ध्यान आ जाता है। तो ये सेलेक्टिव पीडीए का इस्तेमाल है। काट की हांडी जो है 2024 में जून में एक बार चढ़ चुकी है, अब ये बार बार नहीं चढ़ेगी। आप जनता के पास बार बार वादे लेके नहीं जाओगे। और इस बार आप देखिए अखिलेश यादव जी ने 9 सीटों में से एक भी सीट कांग्रेस को नहीं दी है। तो जो कांग्रेस का कोर वोटर है जो 24 में इनके साथ आया था, राहुल गांधी जी को दिल्ली पहुंचाने के कांग्रेस के कोर वोटर को एक जगह रहेगा। मैं किस कांग्रेस के कोर करना है? बहन जी अपना कैंडिडेट लेके आई है उपचुनाव में, बहन जी को हम अंडरमाइन नहीं कर सकते। बहन जी कितनी ही खराब परिस्थिति हो, 9 से 10% वोट तो उनके पास रहा है। दलितों के एकमात्र नेता इस समय भारत में। ये नहीं समझना चाहिए कि उनका अपना कोर नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत दिनों से वो बैकफुट पे है, तो इन सारे समीकरणों का लाभ सिर्फ और सिर्फ भाजपा को ही मिलेगा। लेकिन विधानसभा चुनाव से, देखिए लोकसभा चुनाव के परिवेश में ना, विधानसभा चुनाव में भाजपा ये समझ गई है कि कैसे जनता तक पहुंचाया जाता है। इस समय जो संघ है वो भाजपा के संघ बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। यूपी में या राज्यों में, महाराष्ट्र वगैरह में जहां जहां चुनाव हो रहा है, वह संघ के कार्यकर्ता जमीनी लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। लोगों तक उनकी बात पहुंच रही है, सामाजिक समरसता के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 9 सीटें हैं, इन सबका उपचुनाव, और खासकर जिन 2 सीटों का आज हम जिक्र कर रहे हैं, इसके निर्णय ऐसे होंगे जो आगे 27 का नैरेटिव सेट करेंगे और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के हाथ और मजबूत करेंगे। वैसे तो वो बहुत अच्छे नेता है, 2 बार इलेक्शन में चुनाव जिता, बहुमत की सरकार बना चुकी है, लेकिन कुछ दिनों से जो नैरेटिव बनाया जा रहा था ना, इस बार देखिए आज आप देखिए 3 रैली है योगी आदित्यनाथ जी की। विपक्ष ने अभी उपचुनाव का प्रचार भी नहीं शुरू करा है, पता नहीं कोई संयुक्त रैली होगी भी या नहीं होगी। तो लोग, जनता भी देखती है कि नेता का कमिटमेंट हमारे प्रति क्या है, कैसे है, नेता हम तक कितना आने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है इन दोनों सीटों के नतीजे इस बार बीजेपी के फेवर में होंगे और एक नया नैरेटिव यूपी में निकल के। जी,
दोनों सीटों पर बीजेपी आगे आएगी, यानी कि नतीजे उनके पक्ष में आएंगे, ऐसा आकलन है मनीष अग्रवाल जी का। अब रुख करेंगे के विश्वदेव राव साहब की। चूंकि प्रत्याशियों पे बात हो गई और वहाँ के जातीय गणित की बात हो गई, दोनों सीटों की, बीच बीच में मुद्दों की भी बात हुई, लेकिन अब असली मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे जो होने चाहिए वास्तव में, मुद्दे होने चाहिए बेरोजगारी के, मुद्दे होने चाहिए विकास के, मुद्दे होने चाहिए और भी तमाम जो चीजें हैं। लेकिन पीडीए मुद्दा बन रहा है, कटोगे तो बटोगे मुद्दा बन रहा है। के विश्वदेव राव साहब, क्या विपक्ष ये जनसामान्य से जुड़े मुद्दे उठाना नहीं चाहता, उसमें उसको कुछ दिखता नहीं है कि इस तरह के ईडीए पीडीए लेकर के चले आते हैं, या फिर कुछ और बात है? क्यों ये मुद्दे हमको गौण होते दिख रहे हैं उपचुनाव में? देखिए देवेंद्र जी, कुछ बातें बिल्कुल क्लियर हो गई थी लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में जो जिस तरह से विपक्ष ने, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, दोनों लोगों ने एक साथ मिलके कॉन्स्टिट्यूशन की हैंडबुक लेके प्रचार प्रसार किया, संविधान बदल दिया जाएगा और ऐसे ऐसे चीजें हो जाएंगी, खटाखट फटाफट वाली बातें कही गई। तो ये सब कहीं ना कहीं एक वोट को बिखराव करने की कोशिश करी गई। उसी को भांपते हुए भाजपा ने, योगी आदित्यनाथ ने एक मैसेज भेजा, जो जब ये स्टेटमेंट दिया कि बटोगे तो कटोगे, जिसका समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी किया। मनीष भाई ने ये बातें बताई हम लोगों को डिटेल में, और ये हम लोगों ने देखा भी। और जिस तरह से संघ अब अंडरलेइंग में काम कर रहा है उत्तर प्रदेश में खासतौर पे, आपको याद होगा लोकसभा के दौरान जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, तब मैंने बताया भी था, आपने भी बोला था कि संघ कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा है जमीन पे भाजपा के विषय में। जो बस्ते लेके लोग होते हैं वोटिंग वाले, वो कहीं नहीं दिख रहे थे। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में अभी से, चाहे वो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र चुनाव हो, चाहे वो झारखंड हो, हमें सब जगह एक कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये दिख रहा है कि संघ जमीन पे कार्य कर रहा है और वो भाजपा के पक्ष में वोटिंग करवा रहा है। तो ये मुद्दों की बात जब आप करते हैं ना, तो मुद्दे को नेता लोग बनाते हैं अपने फायदे के लिए और क्षेत्रवार। उपचुनाव में एक बहुत बड़ी बात है इस 9 सीटों के, एक तो अयोध्या नहीं हो रहा है, 10 सीटें होती तो वो जो स्टेटमेंट विपक्ष को मिलना चाहिए था कि देखिए अयोध्या में ऐसा हो रहा है, वो नहीं मिल पा रहा है। तो उसकी जगह दूसरे मुद्दे जैसे पीडीए का मुद्दा अखिलेश यादव बहुत गर्मजोशी से उठा रहे हैं। वहीं पर एक चीज और देखिएगा कि हरियाणा में कांग्रेस ने एक सीट नहीं दी। इसी तरह महाराष्ट्र में जब चुनाव हो रहे हैं तो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने अखर होकर बोला हमें 12 सीटें चाहिए, उनको 5 भी नहीं दी जा रही हैं। अबू आजमी जो वहां के नेता हैं, उन्होंने साफ साफ विरोध कर दिया कि हम अलग लड़ेंगे अगर ऐसा होगा। तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष में जो गठजोड़ लोकसभा के समय से अब विधानसभा में बिखर रहा है, ये भी मुद्दे अपने अपने क्षेत्रवार से उपज रहे हैं। भाजपा इस मामले में आगे इसलिए हो जाती है क्योंकि वो नेशनल नैरेटिव तैयार कर देती है। बटोगे कटोगे का नैरेटिव हरियाणा चुनाव में तो काम किया गया, उत्तर प्रदेश में भी काम कर रहा है, महाराष्ट्र में भी काम करेगा, झारखंड में भी काम करेगा। अभी आप प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने साफ साफ कहा कि बांग्लादेशी लोग घुसपैठिए की तरह घुसाते हैं और उनको सारे बेनिफिट मिल जाते हैं, यहाँ के आम जनमानस को नहीं मिल रहा है। तो ये स्टेटमेंट बीजेपी का नैरेटिव नेशनल नैरेटिव बन जाता है और यहाँ बाकी विपक्ष के लोगों का मुद्दा जैसे लोकसभा में बना था उस तरह विधानसभा में नहीं बना पाते। महाराष्ट्र में अलग मुद्दा हो जाता है कि परिवार बढ़ गया, वो परिवार ये हो गया, उत्तर प्रदेश में अलग हो जाता है, झारखंड में अलग हो जाता है। तो ये सब चीजें मुद्दे अलग अलग तरीके से विपक्ष बनाता है, लेकिन बीजेपी एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से सेंट्रल नैरेटिव का मुद्दा बनाती है जो पूरे देश में प्रभावी हो जाता है। ये फायदा बीजेपी को होता है। जी देवेंद्र, बिल्कुल। संजय सिंह जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि अभी राव साहब ने कहा कि
सेंट्रल मुद्दा बनाती है बीजेपी और बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं अपने राज्यों के हिसाब से अपना मुद्दा सेट करते हैं। लेकिन अब हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं और 2 सीटों की बात कर रहे हैं, करहल और कटेहरी में। तो क्या ये कई मुद्दे हैं या दोनों सीटों पर अलग अलग कुछ मुद्दे हैं ऐसे जो काम कर पा रहे हैं वहां पर? देवेंद्र जी, देखिए, मुद्दा उत्तर प्रदेश में हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, एक ही है इस समय। और खासतौर से जो योगी जी का जो ये नैरेटिव है, बटोगे तो कटोगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है देश के अंदर। अब सवाल उठता है, जैसे बात आती है कि रोजगार और ये सब समस्याएं हैं। देखिए, वास्तव में ये इंडिया अलायंस भी जानता था लोकसभा चुनाव में कि जैसे भूख का मुद्दा पहले बनता था, बहुत सपा की सरकार में, कांग्रेस के समय में भुखमरी रहती थी, वो मोदी जी ने सब दूर कर दिया है। सब फ्री राशन देकर और तमाम विकास योजनाएं, ये इंडिया अलायंस भी जानता था। तो देखिए, इसलिए इस लोकसभा चुनाव में ये मेजर फैक्टर नहीं बना चुनाव में, ये मेन मुद्दे नहीं बने। मुद्दे बनाए क्या? संविधान बचाओ और लोकतंत्र बचाओ और वोट को खरीदने के लिए 8,500 रुपए खटाखट। अब देखिए, संविधान बचाओ जो मुद्दा है देवेंद्र जी, उसको बहुत इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है। ये संविधान बचाओ नैरेटिव आया कहां से है भारत के अंदर? किसको लग रहा है संविधान खतरे में है? तो जरा अगर गौर किया जाए तो मुस्लिम मौलानाओं में एक बड़ा नाम है सज्जाद नोमानी। सज्जाद नोमानी के अगर आप स्पीचेस को सुनिए जो मुस्लिम उसमें वो भाषण देते हैं कि भाई संविधान खतरे में है, संविधान। और ये इस्लामिक स्कॉलरों के द्वारा आज से नहीं, पिछले 10 सालों से चल रहा है, जब से मोदी जी आए हैं, कि संविधान खतरे में। संविधान खतरे में नहीं है, उनको खतरे में लगता है सीए का मामला, एनआरसी का मामला, ये सब जो है, तो वो उसको उस तरह से बिल्डअप करते हैं। और क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पर टोटल विपक्ष की राजनीति डिपेंड करती है, उन्हीं की मर्जी पे है मामला, तो इनको ये अडॉप्ट करना पड़ता है। अब रही बात, अभी भी देखिए विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में सज्जाद नोमानी डिसाइड कर रहे हैं कि साहब हमें कितनी सीटें देनी है। तो ये अब क्योंकि अब ग्लोबल विलेज बन चुका है, पूरी दुनिया बन चुकी है, भारत भी उसी का पार्ट है। सोशल मीडिया और आप जैसे टीवी चैनल जो जिन पे डिबेट होती है, लोग सुनते हैं, तो उसका इम्पैक्ट समाज के ऊपर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। रही बात, देखिए अभी राव साहब ने और आपने भी बड़ी अच्छी बात रखी। देखिए, अमेरिका में क्या बड़ा मुद्दा बना था? इमिग्रेशन का बना था। वहां करीब 2.5 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन भारत में ये नैरेटिव बिल्ड नहीं हो पा रहा है। और हमें लगता है आगे आने वाले समय में मोदी जी और योगी जी, क्योंकि योगी जी की आवाज भी अब बहुत मजबूत है, देश की जनता उनको बहुत गौर से सुनती है। तो अगर ये 5.5 करोड़ का इलीगल इमिग्रेंट्स जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या देश के अंदर घुसे हैं, तो अब 5.5 करोड़ की संख्या बहुत होती है। इंग्लैंड की बराबर जनसंख्या है, फ्रांस की बराबर जनसंख्या, एक देश बसा हुआ है अवैध प्रवासियों का, यहाँ घुसपैठियों का। इनको निकाल के बाहर किया जाए। भाई 5.5 करोड़ लोग, भारत की जनता चाहे वो हिंदू या मुसलमान, उनके हितों को पे ही तो डाका डाल रहे हैं। इस पर क्यों नहीं मुद्दे पर बात होती है? और हमें लगता है आने वाले समय में निश्चित रूप से भाजपा और खासतौर से योगी जी और मोदी जी इसको बिल्डअप करेंगे, इस मुद्दे को। ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा देश के अंदर। जी बिल्कुल। मनीष अग्रवाल जी, कटोगे या बटोगे वाला मुद्दा और संविधान बचाओ विपक्ष का जो ये मुद्दा था, क्या इसे इस उपचुनाव में खत्म कर देगा संविधान बचाओ का मुद्दा? ये दिख रहा है जी मनीष जी। देवेंद्र जी, देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। 2024 के चुनाव में क्या हो रहा था लोकसभा के में कि बीजेपी विपक्ष के प्लेटफॉर्म पे जा खेल रही थी। विपक्ष ने मुद्दा बनाया संविधान और आरक्षण का, और बीजेपी उसे डिफेंड कर रही थी। 14 और 19 में वो क्यों जीती थी? क्योंकि उसके मुद्दे पे कांग्रेस या विपक्ष आ रहा था। जो कटोगे और बटोगे का मुद्दा आया है ना, इसमें बीजेपी फ्रंट को विपक्ष इसकी काट ला रहा है। कभी गौर लगाए गए
तो जब आपको इस मुद्दे से डर नहीं लग रहा तो आप लोग क्यों बार बार इस पे होल्डिंग लगा रहे हो, क्यों बार बार इसका जिक्र कर रहे हो? तो जो नैरेटिव सेट करता है जनता उसके साथ चलती है। खिलाड़ी को, कैप्टन को बहुत कुछ सिखाया जाता है, जब वो फील्ड पे खेलने जाता है ना तो वो अपना तरीका खेलने का खुद करता है। और इसमें आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने कैप्टन की भूमिका निभाते हुए आज जो अपना मुद्दा खुद डिसाइड करा है, राष्ट्रवाद जी बीजेपी थोड़ा 2024 में सेकुलर होने की सोच रही थी कि अब हम समावेशी हो, हम सबको साथ ले हुई थी। आप 1990 से राम जन्मभूमि संघर्ष करा था, लड़ाई लड़ी थी। जब 1990 में अखिलेश यादव जी के पिताजी ने गोलियां चलवाई थी तो उसमें कौन सा पीडीए नहीं था? उसमें क्या मुस्लिमों पे गोलियां चलवाई थी? क्लियर था। वहां पे मुलायम सिंह को मौलाना मुलायम सिंह की उपाधि दी गई थी, वो उसको लिखते थे और के कारण वो मुख्यमंत्री बने। अखिलेश यादव जी को विरासत बहुमत की सरकार देके गए। तो जो चुनाव का नैरेटिव है ना वो कैप्टन को तय करना पड़ेगा। गरीब विकास की बात आप पूरे 5 साल करिए, लेकिन जब आप चुनाव में जाते हैं तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा एज अ लीडर कि हमारा कोर मुद्दा क्या था और हिंदुत्व तो बीजेपी को। और आप देखिए जैसे ही वो कोर मुद्दे पे आई है पे, जहां कोई भी चैनल पोल विशेषज्ञ जी कह रहा था हरियाणा में जीत, वहां में सबसे ज्यादा सीटें आई है, पहली आई है, ज्यादा आई है। तो आप कोर पे फंडामेंटल्स पे इंटरैक्ट रहोगे, बीच में का डिविएशन है लेकिन एंड फेवर में होगा। तो लीडर जो है वो चुनाव का मुद्दा करते हैं, तो शासन जो है वो सरकार की योजनाओं को बताने के लिए जनता के पास जाता है। मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सेक्रेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आईएएस करेंगे, वो बताए कितने मकान बने, कितनी मुख्यमंत्री और प्रधान के लेवल पे नहीं होता। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री देश की धारा सेट करते हैं, आगे की दिशा देते हैं कि 10-20 साल में देश में क्या होगा। जो हो रहा है उसको बताने के लिए तो बहुत लोग, लेकिन आगे क्या होगा ये नेता और लीडर बताते हैं। और अगले 10 साल का जो विजन रखा है, मुझे लगता है आज पूरा सिर्फ और सिर्फ एक मनीष जी की आवाज रुक रुक करके आ रही है, माफ कीजिएगा, हम दर्शकों से माफी चाहेंगे कि मनीष जी की आवाज पूरी तरह से साफ तरीके से नहीं आ पाई। चूंकि अब समय हो चुका है इसलिए अब इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो उपचुनाव का संग्राम है। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होना है। इनमें हमने करहल और कटेहरी विधानसभा, जिस पर 20 नवंबर को मतदान होना है, की बात की, मुद्दों की बात की और प्रत्याशियों के बारे में भी बात की, समीकरण के बारे में विद्वानों से कुछ जानकारी ली। फिलहाल जो भी होना है जनता को करना है, मतदाता को करना है। 20 नवंबर को मतदान स्थल पर जाएंगे और जो उनके मन में होगा वो करेंगे। बाकी जोड़ घटाना गुणा भाग हम लगातार करते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।